वाला है। फोटो भी खींचा करते पर देख ली मैं। और जैसे हमारे यहाँ के नेता हैं वैसा ही कार्यक्रम है। अभी जिनका हमने संबोधन सुना, हमारे हमीरपुर के लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय सांसद एवं सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं, खेल विभाग, ये मंत्रालय आपके पास है। भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, माननीय विधायक श्री बलवीर सिंह जी, और आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो जुझारू हैं, जोश भरे हैं, जलून वाले हैं, भाई राजेश ठाकुर जी, इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रीता धीमान जी, हमारे बीच में यहाँ पर राज्य उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मनोहर लाल जी, मंडल के अध्यक्ष सतपाल जी, पार्टी के हमारे साथी श्री राम मूर्ति जी, श्रीमती रोमिला ठाकुर जी, मंजू बिरियाल जी, जिन्होंने स्कूल का जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा था और स्कूल के लिए जमीन दी है, श्री मनोहर लाल पठानिया जी, श्री मदन पठानिया जी, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। यहाँ उपस्थित डिप्टी कमिश्नर, एसपी ऊना और उपस्थित सभी अन्य विभागों के अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, आज गगरेट विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से आपके बीच में आना हुआ है और जिस गर्मजोशी के साथ आप सब लोगों ने हमारा अभिनंदन स्वागत किया, मेरा और अनुराग ठाकुर जी का, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन सौभाग्य रूप से हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है। शुभ दिन इसलिए है कि एक तो चैत्र नवरात्रि भी शुरू हुए और उसके साथ साथ में हमारा हिंदू संस्कृति के अनुसार हमारा नया साल भी शुरू हुआ, नया संवत भी शुरू हुआ। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मां चिंतपूर्णी से इस बात के लिए प्रार्थना भी करता हूं कि अब ये कोविड का दौर समाप्त हो, जिस प्रकार से हम आज यहाँ पर खुले होकर के, निश्चिंत होकर के जैसे पहले मिला करते थे वैसे मिले हैं। आने वाले समय में भी ऐसे ही मिलने का हमारा कार्यक्रम जारी रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। इस विधानसभा क्षेत्र में हमारा आना मेकल में शायद 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ। उसके बाद आना जाना हुआ पर मिलना नहीं। और 2018 में जब आपके बीच में आना हुआ था तो जो मांगा था वो हमने किया भी है, वो दिया भी है, वो आपको मालूम है। अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहला कहीं एसडीएम का दफ्तर अगर हमने दिया तो आपके इस विधानसभा क्षेत्र में। भाई और बहनों, 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, 4.25 वर्ष का। और इन 4.25 वर्ष के इस कार्यकाल में 2.25 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो कोई और ले गया, जिसको हम देख भी नहीं पाते खुली आंख से।
कोरोना का मैं जिक्र कर रहा हूं। एक ऐसा दौर हमारे सामने आया जिसने हम सबको परेशान किया। हम कैसे आनंद के साथ मिलते थे, हम कैसे आनंद के साथ रहते थे, हम कैसे आनंद के साथ खेलते थे, हम कैसे आनंद के साथ नाचते थे। सारी की सारी चीजें एक तरफ रह गई। एक वायरस जिसको खुली आंख से भी हम देख नहीं सकते, इस तरह की दहशत कर गया कि आदमी को घर के अंदर भी, घर में भी ऐसे रहना पड़ा, सहम के रहना पड़ा। और जब ये दौर आया हमको लगा था ऐसा कि शायद 1 महीने की, 2 महीने की बात होगी, 3 महीने बाद होगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये परिस्थिति आई जिसके किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमारा और आपका ये सौभाग्य है कि ऐसे संकट की घड़ी में इस देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला। आप कल्पना करिए 135 करोड़ का ये भारत, अगर इस वक्त अगर मजबूत नेतृत्व भारत में नहीं होता तो मालूम नहीं क्या परिस्थितियां होती। एक नेतृत्व जिस पर भरोसा, जो नेतृत्व ने कहा, जो मोदी जी ने कहा, लोगों ने उसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं देश में आप सबका सहयोग चाहता हूं, इस वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता है। लोगों ने उसको स्थिर आंखों पर स्वीकार किया और पूरा सहयोग दिया। मोदी जी ने कहा कि देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संकट में फंसे हैं, उनके पास राशन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, मदद करिए। इस कोविड के संकट में सब लोगों ने उनको खाना दिया, राशन दिया, मदद की और सरकार ने जो देना था वो तो दिया। लेकिन हमारे लिए परिस्थिति ऐसे पैदा कर दी। और भाई राजेश जी कई दिनों से कह रहे थे कि आओ आओ। मैंने कहा भाई माहौल ठीक होने दीजिए। माहौल का मतलब ये कोरोना ठीक होने दीजिए, क्योंकि जब कोरोना के दौर में बीच में अगर हम चलना शुरू कर देते थे तो हमारे कांग्रेस के लोग शोर यही डालते थे, मुख्यमंत्री निकल पड़ा कोरोना फैलाने। और हम चाहते भी नहीं थे कि हमारी वजह से कोरोना की स्थिति बिगड़े, क्योंकि आदमी की जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कीमती अगर है तो वो जीवन है आदमी का। इसलिए किसी के जीवन को जोखिम में डालना ये हम काम नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने कहा कि जब तक कोविड का ये दौर कम नहीं हुआ, अब सामान्य परिस्थिति में अगर नहीं आए, तब तक के लिए बड़ी सभाओं का कार्यक्रम हम नहीं करेंगे। इसलिए हम रुके। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में हम देर से आए। देर से आने की वजह आपको मालूम पड़ गई है कि कोविड का दौर नहीं होता तो शायद मैं अभी तक 4 बार आ गया होता आपकी, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं। जब कोविड का दौर नहीं था, हिमाचल में सरकार बनने के बाद 1 साल के अंदर मैंने हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। 1 साल के अंदर। अगर ये दौर ऐसा नहीं रहा होता तो आज कम से कम 4थी बार आपके विधानसभा क्षेत्र में हम कार्यक्रम कर चुके होते, 4थी बार आपके बीच में आ चुके होते। लेकिन भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि इस कोविड के बाद अगर हम आज यहाँ पर इस प्रकार से मिल रहे हैं, आज अगर हम हजारों की संख्या में इस प्रकार से इस प्रांगण में मिल रहे हैं। मैं राजेश भाई को बोल रहा था, मैंने कहा आपने तो ये सभा का आयोजन नहीं किया, ऐसा लग रहा हम कहीं शादी में आए, क्योंकि शामियाना देखिए जरा कैसा रंगीन लगा के रखा। ये सभा का शामियाना नहीं लगता, कहीं किसी दूल्हे की रिसेप्शन में आए लगते हैं। और पिछला कार्यक्रम भी ऐसा था बलबीर भाई जी का, इन्होंने भी बड़ा सुंदर शामियाना लगाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ आकर के जो देखने को मिली, वो देखने को ये मिली मुझे आप सबके बीच में और पिछले कार्यक्रम में, कि सभा तो बड़ी हमने कई देखी है, लेकिन सभा जिंदा हो, जुनून इसमें हो, जिसमें
और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जब हमारे लिए जब ऐसा लगता है कि जरा थोड़ा जोश और जुनून के साथ जो है सामने वालों की थोड़ी मजम्मत करनी पड़ेगी हमको, तो राजेश भाई को हम बोलते हैं कि भाई जरा संभालिए मोर्चा। ये बुलंदाबाद के साथ अपनी बात कहते हैं विधानसभा के अंदर, और सामने वाले जब बोलते हैं तो वहां पर जब गरजते हैं तो सामने वाले भी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन विधायक ऐसा होना चाहिए जो जोश और जुनून के साथ काम करने वाला। विधायक ऐसा होना चाहिए जो आपकी सेवा में रात दिन काम में लगा रहे। और सारी बातों को अगर मैं देखता हूं तो राजेश ठाकुर, मैं एक एक चीज को महसूस करता हूं, आपके साथ भी रहते हैं, रात दिन आपकी सेवा में जुटे रहते हैं, और आपके साथ अगर लड़ने की अगर आपके हित के लिए अगर बात आती है तो चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो विधानसभा से बाहर की बात है, अपनी आवाज को बुलंद आवाज में अपनी बात को रखते हैं। भाई और बहनों, हमारा सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल पूरा और 4.25 साल के कार्यकाल में मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने हर एक वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है, गरीब आदमी की मदद करने की कोशिश की है। कुछ लोग कहने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं हुआ। मेरे कांग्रेस के मित्रों को विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को पूछा, भाई बलवीर जी भी कह रहे थे इस बात का जिक्र अपनी सभा में, जब राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के बाद चर्चा का उत्तर दे रहा था विधानसभा के अंदर, मैंने कांग्रेस के मित्रों को कहा, मैंने कहा भाई मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा कि क्या मदद करें? मैंने कहा करिए तो सही। मैंने कहा मदद ये करिए, मैंने कहा मैं पिछले कल शाम को जब बैठ करके कुछ चीजों का अध्ययन कर रहा था, मैं इस बात पर सोचने लगा जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी की 5 वर्ष में सरकार रही वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में, उन 5 वर्षों में आपने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की थी। मैंने बहुत कोशिश की, एक भी योजना का जिक्र ध्यान में नहीं आया, जहन में नहीं आया। मैंने आंखें बंद करके और दिमाग पर जोर डालने की कोशिश, मेरी याददाश्त अच्छी है लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा शायद मुझे नहीं आ रहा याद। आंखें बंद करके मैंने जोर डालने की कोशिश की, फिर भी मुझे कुछ याद नहीं आया कि कौन सी योजना शुरू हुई थी जिस योजना के माध्यम से लोगों का भला हुआ हो। मैंने कहा कि मैं इसमें असफल हो गया, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, मुझे याद में नहीं आ रहा है, आप मेरी मदद करिए। आप तो उस पार्टी के हैं, आप उस पार्टी में उस वक्त सत्ता में थे, आप मेरी मदद करिए। आप बताइए कि कौन सी ऐसी योजनाएं थी जिन योजनाओं के माध्यम से आज पिछली सरकार को जाना जाता है। मैंने मौका दिया, सब जमीन सूंघने लगे, जमीन ढूंढने लगे, जमीन देखने लगे, कोई हिम्मत के साथ आंख नहीं मिला पाया। एक भी आदमी कांग्रेस की ओर से खड़ा नहीं हो पाया कि इस योजना को वीरभद्र सिंह जी ने 5 वर्ष पहले शुरू किया था। बोलते तब जब कुछ हुआ होता, कुछ कोई योजना शुरू की होती। और फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप ये बात कहते हैं कि वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया, जयराम ने कुछ नहीं किया, तो मैंने कहा बैठिए मैं बताता हूं हमने क्या किया। और तुमने इस बात को मैंने कहा तुमने इस बात को जो स्थापित कर दिया कि 5 वर्ष पूर्व जो कांग्रेस की सरकार थी, एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में ऐसी नहीं थी जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने का कोई अवसर आपके पास था। और मैं कहता हूं हमने शुरुआत की, नया आदमी था, पहली बार इस दायित्व पर था। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में मुझे 25 साल होने लगे और लगातार 25 साल होने वाले, लेकिन नया दायित्व मेरे पास पहली बार है। मैंने कहा जब मैं पहली बार यहां पर कैबिनेट की बैठक में गया तो पहली कैबिनेट की बैठक हमने बुजुर्गों के लिए, 70 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए एक मुश्त में हमने तय किया कि पेंशन लगनी चाहिए, घर बैठे पेंशन लगनी चाहिए।
हमने कहा वो बुजुर्ग हमारी भीड़ का हिस्सा क्यों बनना चाहिए? कागज का टुकड़ा लेकर के, लाठी का सहारा लेकर के हमारे पास आकर के वो पेंशन का कागज दे। ये हमारी जिम्मेवारी है। बुढ़ापा सबको आएगा, एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मैंने कहा आप भी बूढ़े हो जाएंगे। और जब बुढ़ापा होता है तो वो कलयुग का बुढ़ापा बहुत खराब बुढ़ापा है और ऐसे में घर भरा पूरा होता है, लेकिन बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी घर के कोने का हिस्सा बन करके रह जाता है। और इसलिए मैंने कहा कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए हम हमारे बीच में से ऐसी भीड़ में कागज लेकर के पेंशन मांगने के लिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है। 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान हमने एक मुश्त में किया, एक साथ में किया। ये हमने पहला निर्णय लिया और तुम बोल रहे कि कुछ नहीं किया। और अभी के बजट में हमने ये निर्णय किया कि 70 नहीं 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान होगा। कांग्रेस की सरकार के जमाने में 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होता था, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा उसके बावजूद आप पूछ रहे हैं हमसे कि जयराम ने क्या किया। हमने कहा हिमाचल प्रदेश में कोई आदमी अगर गरीब आदमी बीमार हो जाता था, उसका इलाज करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं थी, छोड़ दिया जाता था उसके लिए, उसको मरने के लिए। आखिरकार कई बार ऐसी स्थिति हो जाती थी, वो आदमी जो बीमार होता था वो अपने परिवार के लोगों को कहता था मुझे ले चलिए घर, वापिस ले चलिए, मेरी जगह जमीन बेचने की जरूरत नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा परिवार संकट में हो। और ऐसी परिस्थिति में घर चला जाता था और चीख पुकार के बीच में अपनी दुनिया से चला जाता था। हमने कहा कोई योजना तो होनी चाहिए जो गरीब आदमी की मदद करने के लिए ऐसे संकट में हो। अधिकारी कहने लगे कि ये पैसा बहुत लगेगा। हमने कहा जिंदगी से महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है, जीवन है तो दुनिया है। हमने कहा हम योजना शुरू करेंगे। अगर आयुष्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के लिए शुरू की, 5 लाख का हेल्थ कवर उसमें दिया गया है, तो हम भी हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए हिम केयर की शुरुआत करेंगे। और हिम केयर की शुरुआत हमने हिमाचल और मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि अभी तक हमने 2.2 लाख जो है 2,25,000 से ज्यादा गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके उनको स्वस्थ करके उनको घर भेजा। आज कोई अगर बीमार होता है वो ये नहीं देखता है कि मैं पैसे लेकर के चलूं, वो कार्ड ढूंढता है, हिम केयर का कार्ड लाओ, उसको साथ ले चलो, आधार कार्ड ले आओ, उसकी जरूरत पड़ सकती है। और ये कार्ड लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में अपना इलाज करते हैं, उसके बाद घर पहुंचते हैं। मैंने कहा तुम 50 साल सत्ता में रहे, तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कोई गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए उसके इलाज के लिए कोई व्यवस्था करनी है, वो सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। और उसके बाद तुम बोल रहे हैं कि जयराम ने क्या किया। हमने ये किया, तुमने 50 वर्षों में बताइए उस गरीब आदमी को मरने पर छोड़ने के सिवाय तुम लोगों ने क्या किया। और इससे आगे बढ़ करके मैंने उनको कहा, हमने ये भी तय किया कि लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में होना चाहिए। अधिकारी मंत्री गांव में जाए और वहीं मौके पर समस्या को सुना जाए, वहीं पर उसका समाधान हो। उसके लिए हमने जनमंच की शुरुआत की। आज जनमंच के कार्यक्रम, कल भी जनमंच का कार्यक्रम है। बीच में कोविड के कारण उसमें कठिनाई आई थी, उस कारण से हमने रोकना पड़ा था, अब हमने दोबारा शुरू किया है जनमंच ऐसा कार्यक्रम। वही मौके पर ही नकल, तस्लीमा, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका राशन कार्ड, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन चाहिए तो मौके पर जाकर के आप उसमें वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान मौके पर होगा। और मुझे पूछ रहे हैं, मैं कहा तुम 50 साल रहे, तुम तो ये काम नहीं कर पाए। तुम तो पानी के कनेक्शन के लिए आदमी के जूते घिसा देते थे, बिजली के कनेक्शन के लिए आदमी के जूते घिसाते थे, 4-4 बार 10-10 बार दफ्तर जाना होता था उसका। और ऐसे में आगे बढ़कर के हमने और ज्यादा, हमने कहा घर बैठे लोगों की समस्या का समाधान कैसे हो सकता, 1100 हमने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प यानी कि सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की। और उसके बावजूद भी मैं तुम बोलते हो कि हमने क्या किया। गृहिणी सुविधा योजना जिसका जिक्र यहां पर हो रहा था,
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना पूरे देश के लिए शुरू की। 1,36,000 गैस कनेक्शन हिमाचल प्रदेश को भी मिले उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें हमको मिली, उन्होंने कहा कि ये गैस का चूल्हा हमको भी चाहिए। हमने सोचा कि 60-70 हजार और लग जाएंगे तो हम कर लेंगे। जब देने लगे, हमने अपनी स्टेट गवर्नमेंट की अपनी योजना बनाई, जिस स्कीम का नाम हमने गृहिणी सुविधा योजना रखा। और गृहिणी का अभिप्राय क्या होता है? जिसका हर घर ऋणी है उसको गृहिणी बोलते हैं। और वो कौन होती है? माता बहनें। हमने हिमाचल प्रदेश में 3,25,000 गैस के कनेक्शन गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत घर घर पहुंचाए। पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। हम माता बहनों ने कहा कि अगर गैस का चूल्हा आपने दे दिया, अगर सिलेंडर भी मिल जाए तो और ज्यादा मदद हो जाएगी। अब के बजट में हमने उसके लिए भी प्रावधान जोड़ा हुआ है, सिलेंडर भी देंगे। और उसके बाद मैंने कहा कि तुम इतने साल सत्ता में रहे कांग्रेस के लोग, तुमने एक भी गैस का सिलेंडर दिया किसी गरीब आदमी के लिए मदद करने के लिए? कोई जवाब नहीं उनके पास। हमने कहा बीपीएल परिवार की बेटियां हैं, बीपीएल परिवार की जितनी भी बेटियां, उनकी जब शादी होगी, हमने एक योजना शुरू की, उन बेटियों के लिए मदद करनी चाहिए। और जिस दिन उस बेटी की शादी होगी, उस दिन 31,000 रुपए शगुन के रूप में हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से फिर भी उसके बावजूद तुम कह रहे कि कुछ नहीं किया। और उसके बाद आगे बढ़कर के हमने कहा कि ऐसे गरीब लोग किसी एक्सीडेंट के शिकार हो गया, कहीं ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गया, बिस्तर पर पड़ा है, जिंदा है, चल नहीं सकता है, काम नहीं कर सकता अपना, उसकी मदद करने के लिए हमने योजना बनाई। ऐसी योजना बनाई जिस योजना का नाम रखा हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना। और उस योजना के अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग जो जिंदा हैं, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, सारी जिंदगी भर उनको बिस्तर पर रहना होगा जब तक जिंदा है, तब तक के लिए हमने कहा जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए हम उनके खाते में हर महीने 3,000 रुपए मदद की जाती है। फिर भी उसके बावजूद मैंने कहा तुम बोल रहे हो। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए 6,000 रुपए उनके खाते में साल का डालने का निर्णय किया। और उसके अंतर्गत कितने किसानों को यहां पर मदद हो रही है। और ऐसी योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़कर के अभी अब के इसमें बजट में हमने निर्णय लिया। और निर्णय आज से पहले हिमाचल के इतिहास में पहली बार पहले कभी नहीं हुआ था। और वो निर्णय ये हुआ कि हिमाचल बिजली पैदा करता है, हम बिजली दूसरे प्रदेशों को बेचते हैं, हम पावर सरप्लस स्टेट हैं, हम बिजली पैदा करने से पैसा कमाते हैं। और ऐसे में जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमने क्या किया, तय किया हमने 60 यूनिट तक जितने भी हमारे ऐसे परिवार हैं उनको बिजली मुफ्त में दी जाएगी। उनको बिल जीरो आएगा, जीरो बिल के साथ 60 यूनिट जिसके घर में 4 बल्ब लगे हैं, 5 बल्ब लगे हैं और जो किफायत के साथ बिजली का उपयोग करता है उसको कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा, जीरो बिल उसको आएगा। यहां तक का मीटर का 15 रुपए वो भी हम नहीं लेंगे उससे। यहां तक दो फिक्स चार्जेज होते हैं, सर्विस चार्जेज होते हैं 40 रुपए, क्योंकि पहले ऐसा था मीटर घूमे चाहे ना घूमे, लट्टू जले चाहे ना जले, लेकिन उसके बावजूद 55 रुपए हर महीने का किराया देना ही पड़ता था। 15 रुपए मीटर का, 40 रुपए सर्विस चार्जेस। हमने कहा कोई सर्विस चार्जेस नहीं, कोई मीटर का बिल नहीं। पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि कोई कुछ काम नहीं किया। कोविड का ये दौर आया जिसका जिक्र यहां भाई अनुराग ठाकुर जी कर रहे थे। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जिसने पहली डोज भी सबसे पहले लगाई और दूसरी डोज भी सबसे पहले लगाई। कठिन काम जब हम घोषणा करने लगे कि हमने पहली डोज पूरी कर ली, मुझे एक अधिकारी ने कहा बाकी तो सब, मैंने उनको पूछा कोई गांव रह तो नहीं गया,
बोलते गांव तो हो गए लेकिन एक जगह का हमको डाउट है, बोलते 2 जगह का डाउट है। मैंने कहा कहां का डाउट है? बोलते एक तो बड़ा बंगाल जो है वहां तो जी 3 दिन जाने को लगते हैं, 3 दिन आने को लगते हैं, वहां नहीं हो पाया। हमने कहा वहां बिल्कुल घोषणा करने से पहले हम वहां पर वैक्सीन करेंगे। मैंने कहा पता करिए कितने लोग रहते हैं। मालूम पड़ा कि 160 लोग वहां पर बड़ा बंगाल के उस गांव में वहां पर रहते हैं। हमने हेलीकॉप्टर में डॉक्टर डाला, डॉक्टर के साथ जो है वो नर्स डाली, वैक्सीन डाली और वहां से उड़ान भर करके बड़ा बंगाल में जाकर के सब लोगों को बुलाया और सब लोगों को वही वैक्सीन लगा करके आए। मैंने दूसरा गांव कौन सा रह गया? कहा कि दूसरा गांव मलाना का गांव। मैंने कहा वो क्यों छोड़ा है? वो गांव तो बहुत बड़ा है, वहां तो लगभग 2,500 के करीब लोग रहते हैं। तो मैंने कहा उस गांव को क्यों छोड़ा है? वो तो छोड़ा इसलिए है कि वहां जगदम्बनी ऋषि की अनुमति से ही होता है। अनुमति मिलेगी तो वैक्सीन लगेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं लगेगी। मैंने कहा देवता को मनाने का कोई रास्ता तो होगा। मैंने डिप्टी कमिश्नर कुल्लू की ड्यूटी लगाई। मैंने कहा जाइए, पैदल जाइए और वहां जाकर के आप मलाना में पहुंचिए और मलाना में जाकर के देवता को हमारी ओर से निवेदन करिए ये वैक्सीन जो है आपकी प्रजा के लिए है, आपकी प्रजा की सुरक्षा के लिए है, इसलिए ये लगानी जरूरी है। आप भी रक्षा करिए लेकिन वैक्सीन भी रक्षा करे और इसलिए इस वैक्सीन को लगाना जरूरी है। वहां बड़ी लंबी बैठक हुई, सारे जो कारदार वो बुलाए गए, बैठ करके चर्चा हुई लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। आखिरकार देवता की अनुमति ली। वहां पर 2,500 वैक्सीन वहां पर मलाना के गांव में लगा करके तब जाकर के हमने घोषित किया। और कांग्रेस के लोग क्या कहते रहे कि वैक्सीन मत लगाओ, ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, ये तो बीजेपी वैक्सीन है, इससे कोई काना हो जाएगा, कोई टीना हो जाएगा, किसी को रिएक्शन हो जाएगा, आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, साइड इफेक्ट्स होंगे। आज मैं उन्हीं कांग्रेस के नेताओं को पूछता हूं, मास्क पहन के जा करके चुपचाप जा रहे हैं वैक्सीन सेंटर, वैक्सीन लगा करके नर्स को पूछ रहे हैं कि अगली डोज कब लगेगी। अरे बेशर्मी की हद है। आप राजनीति करिए लेकिन इस स्तर पर मत जाइए जब दुनिया का सबसे बड़ा संकट हमारे सामने आया है। राजनीति का कोई मुद्दा होता है, उस मुद्दे पर राजनीति जरूर करिए, लेकिन जब जीवन संकट में है तो उस वक्त राजनीति उसमें नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए भाई और बहनों में आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश को इस संकट के क्षण में संभाला और देश ने उन पर भरोसा किया और उस भरोसे के बलबूते हम आगे बढ़े, मजबूती के साथ उस कोरोना का सामना किया और मजबूती के साथ उस कोरोना के दौर से हम तीसरे दौर से अब बाहर निकलने की स्थिति में हुए। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में भी ये कोविड का दौर समाप्त होगा और हम सामान्य जीवन जैसे हम पहले जीते थे वैसे जीतेंगे। अब यहां पर कहा जा रहा था 5 प्रदेशों के चुनाव, 5 प्रदेशों के चुनाव की बात तो मैं आपको सुनाऊं। हम विधानसभा में हमारा बजट सत्र चल रहा था, उधर 5 प्रदेशों के चुनाव चले हुए थे और कांग्रेस के लोग ऐसे बोल रहे थे कि वो हम जीत रहे। मैंने कहा कहां जीत रहे? बोलते हम सब जगह जीत रहे हैं, हम पंजाब में जीत रहे हैं। मैंने कहा कौन जीत रहा है? वो चेन्नई जीतेगा बोलते हैं, उत्तराखंड में जीत रहे हैं, मणिपुर जीत रहे हैं, गोवा जीत रहे हैं। मैंने कहा यूपी में? बोलते यूपी में थोड़ा टक्कर है। मैंने कितनी का टक्कर है? बोलते नहीं थोड़ी बहुत है, लेकिन हम बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हर रोज उछल करके विधानसभा के अंदर कहने की कोशिश करते हैं कि अब हम आ रहे हैं, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया। मैंने कहा तुम्हारे जाने से, तुम्हारे कहने से नहीं जाने वाले हैं और तुम्हारे कहने से ना तुम आने वाले हैं। लोग चाहेंगे तो वो होगा। कहने की रिवाज है हिमाचल प्रदेश में, यहां उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में एक बार सरकार आती है, दूसरी बार बदल जाती है। और जिस दिन रिजल्ट निकला 10 तारीख को विधानसभा का सत्र चला हुआ था, सत्र 11 बजे हमारा शुरू होता है, तो मैं 11 बजे विधानसभा के अंदर पहुंचा। मैंने सामने वाले अपने मित्रों को नमस्कार की तो वह जमीन की तरफ देख रहे थे, ढूंढ रहे थे किसी। मैंने कहा कोई चीज ऐसी गुम हो गई आपसे क्या? जमीन पर क्या ढूंढ रहे हो? भाई नमस्कार कर रहा हूं, मेरी नमस्कार का जवाब भी दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा।
पंजाब का परिणाम निकला, मुख्यमंत्री 2 जगह से लड़े, दोनों जगह से चले गए। और हमारे एक नेता जो ताली का जिक्र कहते रहते थे, हमेशा ताली बजाने की बात कहते थे, तीसरे स्थान पर रह जाकर तो वो ताली बोलते थे। और ऐसी ताली बजेगी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे तो लगता मुझे। उत्तराखंड में हम जीते, गोवा में हम जीते, मणिपुर में हम जीते, और वो एक प्रदेश में थे वहां पर भी चले गए। तो मैंने कहा कि भाई अब ऐसा है, जो तुम कहते थे रिवाज बन चुका है कि एक के बाद दूसरी बार के लिए बदलाव होता है, अब रिवाज बदल गया है। अब सरकार के बाद फिर सरकार, भाजपा के बाद फिर भाजपा। और हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में मैं आप दावे के साथ कहता हूं, जिस तरह से आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह हमको हिमाचल प्रदेश में मिला है। संकट बड़ा रहा कोविड का, लेकिन उसके बावजूद आप लोग डटे रहे, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आने वाले समय में नवंबर में जब चुनाव होगा, हिमाचल प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में। और मुझे पूरा भरोसा है इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य यहाँ पर भाई राजेश ठाकुर जी ने किए हैं, उनको आप लोग ध्यान से, उनका आप लोगों ने याद किया होगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही देख रहा था यहाँ पर कि इस विधानसभा क्षेत्र में आज देख रहे हैं हम 9 उद्घाटन के कार्यक्रम हुए और 11 यहाँ पर शिलान्यास हुए। कुल मिलाकर के 20 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, और कुल मिलाकर के 180 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक दिन में हुआ, एक समय में हुआ। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है खासतौर से जो सीआरएफ में जो हमने जो पुल स्वीकृत किया यहाँ पर, गगरेट लोहारडी टूडू मार्ग का जो नदी के पर बनेगा 500 मीटर का पुल जो है, उसका टेंडर का प्रोसेस आगे हमने पूरा कर दिया है। लगभग 19 अप्रैल को वो टेंडर खुलेगा और उसमें हमने तय किया है 2 साल मैक्सिमम, 2 साल के अंदर अंदर आपका ये पुल बनकर के तैयार होगा और सारे के सारे विधानसभा क्षेत्र आपके यहाँ इसके माध्यम से जुड़ेंगे और जिसका लाभ जो है आपके इन विधानसभा क्षेत्रों को निश्चित रूप से होगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। भाई राजेश ठाकुर यहाँ कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे, हमने कहा बहुत कुछ कर लिया यहाँ पर भाई। अब तो ऐसा है कि अब तो दौर ऐसा होना चाहिए, अब हम मांगने वाले होने चाहिए, आप देने वाले होने चाहिए। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि कुछ चीजें यहाँ पर जो है वो हुई हैं, अच्छी हुई हैं, कुछ चीजों को और करना है। उन सारी बातों को लेकर के हम आने वाले समय में हम प्रयत्न करेंगे, जो भी किया जा सकता है। एक तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ पर एक सीएससी दौलतपुर को दी हुई है, पहले की 30 बेड उसमें हैं, लेकिन इसमें इनका आग्रह आया है कि उसमें 20 बेड और होने चाहिए। तो मैं सीएससी दौलतपुर को जो है उसको उसमें बेड कैपेसिटी को इन्हांस करने की बात करके जो है 20 बेड और उसमें लगा करके बढ़ा करके 50 बेड की कैपेसिटी का हॉस्पिटल उसको बनाएंगे और उसके लिए जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्स्ट्रा उसमें करना पड़ेगा उस प्रोविजन को उसमें जोड़ेंगे और उसके अंतर्गत जो है हॉस्पिटल में बेड कैपेसिटी 50 हो जाएगी, जिससे यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और उसके साथ आगे बढ़कर के एक स्कूल है ये, जिसके बारे में कहा गया कि 1971 में अस्तित्व में आए राजकीय प्राथमिक पाठशाला 8वां को जो है राजकीय माध्यमिक पाठशाला जिसको उसको मिडिल स्कूल बनाया जाएगा, यही बोल रहे हैं आप। तो इस स्कूल को मिडिल स्कूल बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं, इसको मिडिल स्कूल बना दिया जाएगा। और इसी तरह ग्राम पंचायत बब्बेहेड में जो है एक लंबे समय से मांग है कि माध्यमिक पाठशाला बब्बेहेड को राजकीय उच्च विद्यालय उसको जो है वो हाई स्कूल उसको बनाया जाए। तो इस स्कूल को हाई स्कूल करने की भी मैं घोषणा करता हूं।
ताकि यहाँ के बच्चों को सुविधा मिले। एक और बात कही गई है, पीएससी बताई गई है अमलेहेड में और पीएससी बठेड़ा राजपूता, इन दोनों को अपग्रेड करने की बात कही गई है। तो मैं इसमें एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, उसमें कहा गया है, उन्होंने कहा कि इसमें 20 बेड का प्रावधान किया जाए। 20 बेड का प्रावधान करना वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसको अपग्रेड करना पीएससी से सीएससी करना एक अलग बात है। इन दोनों में से मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इसकी रिपोर्ट लेने की मैं बात सोच रहा था कि मैं इसकी रिपोर्ट ले लूं। कारण ये है कि इन दोनों में डिस्टेंस कितना है और कौन कौन सी कितने किलोमीटर है। हाँ जी, कितना डिस्टेंस है, किसी को है जानकारी? कौन सी वाली बताइए आपने? बठेड़ राजपूता। ये दोनों पीएससी हैं वर्तमान में, ये दोनों पीएससी हैं। इन दोनों पीएससी को रिपोर्ट आने दूंगा मैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि इन दोनों को पीएससी से इनका दर्जा बढ़ाकर इनको सीएससी बनाने के जो है प्रावधान किया जाए। और एक और बात कही है, इनने बीच बीच में डाली है, कुछ चीजें मिक्स कर दी है यहाँ पर। एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कड, वहां पर कमर्शियल क्लासेस शुरू करने की बात कही है, तो वहां पर कमर्शियल क्लासेस शुरू कर दी जाएंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके साथ साथ में एक और इन्होंने बात कही है, इसकी मैं रिपोर्ट मांग रहा हूं। ये बोल रहे हैं कि वे यहाँ पर 10 बेड का हॉस्पिटल, 10 बेड का हॉस्पिटल का मतलब आपका अभिप्राय शायद मेरे ख्याल में इसमें पीएससी के लिए ही है, तो इसकी रिपोर्ट मंगवा लेता हूं। नगर पंचायत दौलतपुर चौक और नगर पंचायत गगरेट के मध्य देवली में इसके लिए जो पीएससी बनाने के लिए जैसे इसकी रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक हम तुरंत इसका निर्णय ले लेंगे। और ये रिपोर्ट मैं कहूंगा जो डिप्टी कमिश्नर और यहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं वो कोऑर्डिनेट करें और उसको जल्दी हमको भेज दें, ताकि इस पर हम निर्णय करके इसको आगे बढ़ा सकें। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में। वेटनरी हॉस्पिटल के लिए इन्होंने कहा है 3 जगह, भंजाल, जो और गनारी, ये तीनों डिस्पेंसरीज हैं अभी एट प्रेजेंट। तो ये वेटनरी हॉस्पिटल करने की बात कही है, क्योंकि इनका अपना भी, मैं इनको बहुत इस बात के लिए भी साधुवाद देता हूं, अपना गौ सदन ये चलाते हैं यहाँ पर, और उसमें गाय की सेवा करना बहुत पुण्य का कार्य है। तो ये तीनों जगह में वेटनरी डिस्पेंसरी को अपग्रेड करके वेटनरी हॉस्पिटल करने की घोषणा करता हूं, और ताकि वहाँ जो है और भी ज्यादा जो हमारा पशुधन है उसके लिए बेहतर सुविधा हम उपलब्ध करा सकते हैं। एक गुगले हेड करके यहाँ कहा गया है कि पटवार सर्कल यहाँ पर बनना चाहिए, तो इस पटवार सर्कल को बना दिया जाएगा। मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि इसमें जल्दी से आप हमें रिपोर्ट बना करके भेजिए, किस प्रकार से इसकी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होगी उसको तय करिए, और उसके बाद आप हमको उसको भेजिए। और बाकी ये जो खेल के मैदान के संदर्भ में यहाँ पर कही है, जमीन उपलब्ध कराने के लिए आपने बोला है, जमीन उपलब्ध कराइए। हमारा यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का और अनुराग जी यहाँ पर साथ में है हमारे साथ, हम दोनों मिलकर के लिए उसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे, और दोनों मिलकर के जो आपने कहा है, कहाँ बोला आपने, अम्बोटा, बिल्लू की तलाई और मावा कोला और इंदौरा। अब 4 जगह एक साथ संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप प्राथमिकता उसमें तय कर लें कि कहाँ उसमें करना है, जमीन की उपलब्धता, और उसके बाद बाकी औपचारिकता पूरा करने के बाद हम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से दोनों से उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करके मदद करके जो है आपके लिए ये व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। कम से कम सिर्फ 5 आपने बताए हैं, 5 में से 4 बताए हैं, 4 में से 2 जगह हम ये करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक और बात इन्होंने कही है कि जो बिजली सब डिवीजन मुबारकपुर जो है वर्तमान में अभी हम डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो इसको गगरेट के साथ जोड़ने की बात कही है। तो इसमें होता यह है कि किसी का ऐतराज तो नहीं है, ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन ऐतराज किसी का नहीं होगा तो नया खोला तो है नया हमने, तो इसको यहाँ पर जोड़ने में हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, इसको करेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसके साथ में
एक और यहाँ ने जो बात कही है कि उप रोजगार कार्यालय खोलने की बात कही है गगरेट में। कहाँ? गनारी में बोला। तो गगरेट विधानसभा के अंतर्गत गनारी में लिखो आपने। हाँ, गनारी में, हाँ जी, ये लिखा तो ये है आपने, गगरेट में। तो उप रोजगार कार्यालय जो है यहाँ पर खोल दिया जाएगा। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और अंत में, हाँ जी, क्या ये तो आपसे लिखा हुआ आपने।